हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड डायग्राम का सीरीज पार्ट 2। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आपका चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 के बारे में। जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हैं, हमने ऑलरेडी मार्क्स के वेटेज के हिसाब से वीडियोस बनाई हुई हैं कि कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है। तो चैप्टर नंबर 3 जो है, इसका वेटेज 4 मार्क्स है विदाउट ऑप्शंस, और अगर ऑप्शंस के साथ साथ आप इसको काउंट करें तो इसका वेटेज है अप्रोक्सीमेटली 6 मार्क्स। तो अगर आप इसको 4 या 6 मार्क्स ऐसे पकड़ के चलें तो हमको इस चैप्टर में कुछ भी डिलीटेड नहीं है। देयर इज नो डिलीशन फ्रॉम दिस चैप्टर। क्या बोल रही हूँ मैं यहाँ पर कि इस चैप्टर में से कोई भी कॉन्सेप्ट डिलीट नहीं किया गया है, और फोर्थ चैप्टर में से भी कोई भी कॉन्सेप्ट डिलीट नहीं किया है। आपको सारे कॉन्सेप्ट करने हैं दोनों के दोनों चैप्टर्स में से, और चैप्टर का वेटेज है 4 to 6 मार्क्स। तो चलिए देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, कौन सा डायग्राम, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा आपको पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं, बढ़ते जाते हैं। सबसे पहला आता है आपका 3.1 क्रोमोसोम्स एंड मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस। इस पर्टिकुलर टॉपिक में से आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ये सिर्फ आपको रीड करना है। इसको क्या करना है, आपको सिर्फ रीड करना है, इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। हाँ, ये जो है रीजंस ऑफ मेंडल सक्सेस, ये जो पॉइंट बताया गया है रीजंस ऑफ मेंडल सक्सेस, इसमें से आपको रीजंस पढ़ने हैं, क्योंकि कभी कभी 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, गिव रीजंस बिहाइंड मेंडल सक्सेस। तो ये आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका जेनेटिक टर्मिनोलॉजी। जेनेटिक टर्मिनोलॉजी में से आपको कोई ना कोई टर्म डेफिनेशन के लिए पूछा जा सकता है। क्या बोल रही हूँ मैं, कोई ना कोई टर्म डेफिनेशन के लिए पूछा जा सकता है। तो सारे टर्म्स को आपको लर्न करने हैं, ऑल द टर्म्स यू हैव टू लर्न, क्योंकि इसमें से डेफिनेटली कोई ना कोई टर्म डेफिनेशन के लिए आता है। तो इसमें से सारे टर्म्स को आपको लर्न करना है कि जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, पुनेट स्क्वायर मेथड क्या होता है, F1 जनरेशन क्या होता है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, बैक क्रॉस क्या होता है, सारे डेफिनेशंस आपको पढ़ना कंपलसरी है। फिर उसके बाद मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि ये जो एक्टिविटी वाले आपको बॉक्सेस दिए गए हैं ना, ये एक्टिविटी वाले बॉक्सेस, ये प्रैक्टिस करके जाओ, क्योंकि इस चैप्टर में से आपको क्या होगा, एक बड़ा थ्योरी क्वेश्चन आएगा मोनोहाइब्रिड या डायहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर, और एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जहां पर आपको ऐसे क्रॉस के एग्जाम्पल दिए होंगे, और लेकिन आपको पूछेंगे कि इधर पे कौन सी प्रोजेनी आएगी, इधर पे कौन से जीनोटाइप आएगा, वो बताओ। तो आपको ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ सकता है इसमें से, ठीक है। तो जितने भी एक्टिविटी के बॉक्सेस है, आपको एक्टिविटी के बॉक्सेस पढ़ के जाने हैं। डायहाइब्रिड क्रॉस का आपको डेफिनेशन अच्छे से पढ़ना है, सेम इसके लिए भी एक्टिविटी बॉक्स करके जानी है। मैंने बहुत अच्छे से वीडियो में ये एक्टिविटी बॉक्सेस एक्सप्लेन किए हैं। अब तक अगर आपने ये चैप्टर नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, ज्ञान लैब चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको ये पूरा चैप्टर मिल जाएगा। ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है और बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है मैंने, ठीक है। ओके, फिर आपका आता है लॉज। मेंडल के लॉज हैं, 3 लॉ आपको बताए गए हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तीनों लॉ करना इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रही हूँ मैं, ऑल 3 लॉज आर इंपॉर्टेंट, आपको तीनों लॉ पढ़ना है। हाँ, आपको ऐसे क्वेश्चन कैसे आ सकता है, डिफरेंस पूछ सकते हैं कि फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ में क्या डिफरेंस है, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ में क्या डिफरेंस है। तो एक बार रीड करके जाओ तीनों लॉज को, और कौन से लॉ में कौन सा क्रॉस करना है। यूजुअली बच्चों को क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में डायहाइब्रिड क्रॉस आएगा कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में डायहाइब्रिड क्रॉस आएगा। तो आपके टारगेट में बहुत अच्छे से ये आंसर्स एक्सप्लेन किए गए हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये तीनों के तीनों लॉज अच्छे से पढ़कर जाना, ठीक है। ओके, फिर उसके और स्टेटमेंट, एक चीज याद रखो, साइंस में चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, ये देखो क्या लिख रही हूँ मैं, जो स्टेटमेंट्स होते हैं आपके लॉज के, वो स्टेटमेंट और डेफिनेशन, स्टेटमेंट्स और क्या, स्टेटमेंट्स और डेफिनेशंस, ये दोनों चीजें एग्जैक्ट होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए ये दोनों चीजें, ये दोनों चीजें एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड होनी चाहिए। आप स्टेटमेंट में और डेफिनेशन में अपने मन का वर्ड्स नहीं घुसा सकते। जो टेक्स्ट बुक में दिया गया है वही वर्ड्स यूज करने हैं आपको स्टेटमेंट के लिए और डेफिनेशन के लिए। आप ब्रीफ आंसर्स अपने मन से लिख सकते हो, उसमें थोड़ा बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक चलता है, लेकिन स्टेटमेंट, जो लॉ के स्टेटमेंट्स होते हैं, केमिस्ट्री के लॉ, फिजिक्स के लॉ, बायो के लॉ, और जो डेफिनेशंस होते हैं, ये दोनों चीज में बिल्कुल भी टीचर कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हैं। उनको एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड चाहिए होता है, डेफिनेशन और स्टेटमेंट। बड़े बड़े आंसर्स आप खुद से लिख सकते हो, लेकिन डेफिनेशन और स्टेटमेंट वर्ड टू वर्ड होना चाहिए। हाँ, ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है, ठीक है। बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस से रिलेटेड या तो एमसीक्यू में आएगा या तो थ्योरी क्वेश्चन आएगा, बट एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है। फिर डेविएशंस फ्रॉम मेंडल्स फाइंडिंग, इसमें से ना आपको 5 अलग अलग डेविएशंस बताए गए हैं। देखो मैं नीचे आ रही हूँ डायरेक्ट, ये सब ठीक है, ये एक बार देख लेना। हाँ, आपको 5 अलग अलग डेविएशंस बताए, मतलब 2 अलग अलग टाइप का डेविएशन बताया गया है। उसमें से ये जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस वगैरह, मतलब इंट्राजेनिक एंड इंटरजेनिक डेविएशंस में से जो जितने भी एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं, ये सारे एग्जांपल्स आपको पढ़ के जाने हैं, इनमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, ऑल आर इम्पोर्टेंट। ये सारे के सारे डेविएशंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कभी
एक साल इनकम्प्लीट डोमिनेंस पूछा गया है, तो उसके पिछले साल कंप्लीट डोमिनेंस पूछा गया है, तो कभी को डोमिनेंस पूछते हैं, कभी प्लियोट्रॉपी पूछते हैं, कभी मल्टीपल अलील्स पूछते हैं। तो एक साल छोड़ के एक साल कोई ना कोई एक पर्टिकुलर पैराग्राफ आता ही आता है 2 मार्क्स के लिए शॉर्ट नोट में। तो आपको सारे के सारे डेविएशंस पढ़ के जाने हैं, जितने भी डेविएशंस है सारे इंपॉर्टेंट है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया, को डिस्टिंग्विश आ सकता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस के बीच का। मल्टीपल अलील्स इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल अलील्स और प्लियोट्रॉपी के बीच का डिस्टिंग्विश आ सकता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है पढ़ के जाना। ठीक है, तो ये सारे डेविएशंस आपको पढ़ने। क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को सिर्फ एक बार रीड कर लेना, ठीक है, इसको एक बार रीड कर लेना और ये बॉक्स पढ़ लेना, ये बॉक्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बॉक्स मैंने एक्सप्लेन किया है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। और ये टारगेट की नोट्स में भी इसका आंसर दिया गया है। बॉक्स इज इंपॉर्टेंट। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को सिर्फ रीड कर लिया तो भी चलेगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम ऑलवेज रिमेंबर और कैन यू रिकॉल में से क्वेश्चन आता है क्या? यस, ऑलवेज रिमेंबर में से क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। और कैन यू रिकॉल में से भी कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो एक चीज हमेशा याद रखो, 90% क्वेश्चन जो होते हैं, ये देखो इधर लिखती हूँ, 90% क्वेश्चन जो होते हैं वो एक्सरसाइज से आते हैं। कहाँ से आते हैं? 90% क्वेश्चन एक्सरसाइज से आते हैं। और बाकी के 10% क्वेश्चन जो होते हैं जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप, वो टेक्स्ट बुक के अंदर से आते हैं। कहाँ से आते हैं? वो टेक्स्ट बुक के अंदर से आते हैं, वो क्वेश्चन इन टेक्स्ट होते हैं। ठीक है, ओके। तो क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ लिया। अभी क्रोमोसोम्स के बारे में इसका डेफिनेशन पढ़ लेना, यूप्लॉइडी क्या होता है, एन्यूप्लॉइडी क्या होता है, और स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम अच्छे से पढ़ लेना। और ये चार्ट अच्छे से समझ लेना ताकि आप इसको खुद से भी लिख सको, रटने की जरूरत नहीं है। ये चार्ट, प्लॉइडी मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम। प्लॉइडी लेवल मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के बेसिस पे आपको ये अलग अलग कैटेगरीज बताई गई हैं। तो अगर आप ये चार्ट अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो आपको ज्यादा कुछ थियरी डिटेल में पढ़नी नहीं पड़ेगी। आप ऑटोमेटिकली लिख लोगे कि ट्राइसोमी क्या होता है, मोनोसोमी क्या होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। हाँ, अब ये देखो, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर करके जाना वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा, लेकिन आपको इसका लेबलिंग पूछ सकते हैं। मतलब ऐसा बॉक्स बना के देंगे और बोलेंगे बताओ इसमें क्या है, ऐसा बॉक्स बना के देंगे और बोलेंगे बताओ कि इधर पे क्या है, ऐसा बॉक्स बना के देंगे और बोलेंगे बताओ इधर क्या है। तो लेबलिंग्स के लिए ये आ सकता है, इसीलिए डायग्राम अच्छे से करके जाना, ये इंपॉर्टेंट है। आपको टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम 2017 के पेपर में टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम के ऊपर 4 मार्क का क्वेश्चन आया था। मतलब इतना सा क्वेश्चन है, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है कि कितने टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं। तो सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पे 4 अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करके जाना। स्ट्रक्चर ऑफ एक्स और वाई क्रोमोसोम के बीच में डिफरेंस बिटवीन आता है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। देखो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट बहुत कम चीजें हैं, ठीक है, मतलब सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करके बता रही हूँ। इसका सिर्फ आप डेफिनेशन वगैरह कर लेना, इसमें से ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है। लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर का डेफिनेशन कर लेना। हाँ, ये जो सेक्स लिंकेज है ना, इनको अच्छे से समझ लेना, मैंने वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आप सिर्फ मेरी वीडियो भी देख कर जाओगे एग्जाम में 2 की स्पीड में, अगर फास्ट करके जाओगे, तो भी मैं पक्का बोल सकती हूँ कि आप एग्जाम में लिख कर आओगे। ठीक है, तो सेक्स लिंकेज का कंप्लीट और इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज देख लेना। क्रॉसिंग ओवर का थियोरी तो आपने 11th स्टैंडर्ड से पढ़ रखा है, उसमें कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और ये वाला पॉइंट भी, लिंकेज में कंप्लीट लिंकेज क्या होता है, इनकम्प्लीट लिंकेज क्या होता है, वो भी देख लेना। ठीक है, मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट आपको थ्योरी में 1 मार्क के लिए या 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, लेकिन ये क्रॉस कभी नहीं आएगा। मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट का क्रॉस कभी नहीं आता है, इसको सिर्फ रीड करके जाना। मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट को क्या करके जाना? रीड करके जाना। क्योंकि देखो बोर्ड एग्जाम में क्या कब आ जाए आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। ठीक है, मैं बोर्ड एग्जामिनर नहीं हूँ, या फिर कोई भी इंसान जो बोर्ड एग्जामिनर होगा वो बताएगा नहीं कि मैं ये क्वेश्चन डालने वाला हूँ। तो कुछ भी आ सकता है, इसीलिए रीड सब कुछ करो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट है उसको अच्छे से लर्न करो। देखो रीडिंग में और लर्निंग में डिफरेंस होता है। रीड करना मतलब सिर्फ एक बार सुन के और एक बार ऊपर ऊपर से देख के जाना, ताकि अगर एग्जाम में आया तो खुद के लैंग्वेज में लिख पाओ, ब्लैंक ना छूटे। और लर्न करना मतलब क्या होता है? उस चीज को 4 से 5 बार समझना, 4 से 5 बार रीड करना। ठीक है, तो इसको एक बार रीड करके जाओ, मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट। और ये कभी ड्रॉ मत करना, डोंट ड्रॉ दिस। अगर ये क्वेश्चन आया भी ना एग्जाम में, इसको ड्रॉ मत करो, कुछ नहीं आएगा, या आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा, बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा। मैंने अपनी वीडियो में बहुत इजीली एक्सप्लेन किया है। अगर मेरी वीडियो का डायग्राम आसानी से समझ में आता है और आपने वही ड्रॉ किया एग्जाम में, तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो। ठीक है, मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही ड्रॉ किया है। ओके, ऑल राइट। हाँ, फिर उसके बाद आपके आते हैं
ऑटोसोमल इनहेरिटेंस, इनमें जितने भी इनहेरिटेंसेज हैं उनको रीड करके जाओ, क्योंकि आपको पूछ सकते हैं कि विडोज पीक में, मतलब विडोज पीक क्या होता है, उसमें कैसे टाइप का जेनेटिक इंडिविजुअल्स देखा जाता है, या ये रिसेसिव डिसऑर्डर है या डोमिनेंट डिसऑर्डर है, ये पूछा जा सकता है कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव है या वाई लिंक्ड रिसेसिव है। तो ये सारे के सारे जो डिसऑर्डर्स हैं ऑटोसोमल इनहेरिटेंस के, ये रीड करके जाओ। फिनाइल कीटोन्यूरिया हो गया, विडोज पीक हो गया, और सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को भी रीड करके जाना, ये इंपॉर्टेंट है। विडोज पीक, फिनाइल कीटोन्यूरिया और ये एक्स लिंक्ड जीन्स वाले जो है, ये कलर ब्लाइंडनेस जो है ना, कलर ब्लाइंडनेस और वाई लिंक्ड जीन में से कलर ब्लाइंडनेस का एक एग्जांपल आता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। वाई लिंक जीन्स, होलैंड्रिक जीन्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको एक ही एग्जांपल देना है। बच्चे क्या करते हैं, अगर आपको ये शॉर्ट नोट आया ना, तो बच्चे दो दो एग्जांपल लिख के आते हैं, कलर ब्लाइंडनेस का भी लिख के आ जाते हैं, हीमोफीलिया का भी लिख के आ जाते हैं। अरे इतना टाइम वेस्ट मत करो, एक ही एग्जाम्पल लिखो, अच्छे से लिखो, दो दो एग्जाम्पल नहीं पूछते हैं, एनी वन एग्जाम्पल ही पूछते हैं। ओके, ऑल राइट। फिर उसके बाद आपको, हाँ, तो इतना सारा एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, दोनों में से कोई एक एग्जाम्पल करो, एनी वन, या तो कलर ब्लाइंडनेस या तो हीमोफीलिया, दोनों करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑल राइट। फिर उसके बाद आता है आपका सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं वो रीड करके जाओ, सेक्स डिटर्मिनेशन का रीडिंग करके जाओ। ह्यूमन बींग्स में कौन से क्रोमोसोम्स रिस्पॉन्सिबल है, इसको रीड करो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये ना 2016 के पेपर में आया था और 2018 के पेपर में आया था, 2016 और 2018 के पेपर में आया था। तो सेक्स डिटर्मिनेशन इज इंपॉर्टेंट, इसको रीड करके जाओ, अच्छे से लर्न करके जाओ, रीड प्लस लर्न, इसको रीड भी करो और लर्न भी करो, ठीक है। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। तो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स और सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज, मैंने तीनों का एक्सप्लेन किया है, प्लीज वीडियो को अच्छे से देखो, ठीक है। और जेनेटिक डिसऑर्डर्स में से आपको क्या याद रहना चाहिए, आपको किसी भी डिसऑर्डर के ऊपर शॉर्ट नोट नहीं आएगा, आपको ये याद रहना चाहिए कि कौन सा डिसऑर्डर कौन से क्रोमोसोम पे होता है, सिर्फ इतना याद रखो। आपको ना मैच द कॉलम आ सकता है कि डाउन सिंड्रोम कौन से क्रोमोसोम पे होता है, लाइन फिल्टर सिंड्रोम कौन से क्रोमोसोम पे होता है, टर्नर सिंड्रोम कौन से क्रोमोसोम पे होता है। तो आपको ये डिसऑर्डर्स का क्रोमोसोम नंबर याद होना चाहिए, ठीक है, इतना याद रखो, आपको पूरा थियोरी याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये कौन से क्रोमोसोम नंबर पे होता है उतना भी याद रह गया तो भी बहुत बड़ी बात है। तो इसको रीड करो और नंबर, क्रोमोसोम के जो नंबर्स हैं उनको अच्छे से लर्न करो, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम को 21st ट्राइसोमी बोलते हैं, क्योंकि वो 21st क्रोमोसोम पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है। थैलासीमिया में आपका बीटा चेन जो है वो डैमेज हो जाता है, मैंने वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वीडियो देख लेना, आपको सब समझ जाएगा। टर्नर सिंड्रोम का क्या क्रोमोसोम का डिफेक्ट होता है और लाइन फिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, ये सारे के सारे सिंड्रोम्स एक बार रीड कर लेना, आपका पूरा चैप्टर खत्म हो गया। तो इसमें से जो मैंने आईएमपी और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोले हैं वो बिल्कुल इग्नोर मत करो, जो सिर्फ रीड करने के लिए बोले हैं वो एक बार रीड करके जाना, या अगर रीड करने का टाइम नहीं मिला तो मेरा वीडियो भी एक बार सुन लोगे ना तो बहुत हो जाएगा आपके लिए, इट विल बी मोर देन सफिशिएंट। ओके, ऑल राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। देखो यहाँ पे आपको, देखो मैंने बोला ना एमसीक्यू में बोला गया है कि फाइंड द करेक्ट पेयर, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ऑल राइट, ओके। तो जो टॉपिक्स मैंने बोले उन टॉपिक्स के हिसाब से आप प्लीज अपने प्रिपरेशन करके जाओ। और डाई हाइब्रिड क्रॉस, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो एक ये क्वेश्चन और एक टेस्ट क्रॉस वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको तीनों लॉ पढ़ने हैं, जेनेटिक्स के तीनों लॉ पढ़ने हैं, और उसमें से एक डाई हाइब्रिड क्रॉस का एग्जाम्पल अच्छे से लर्न करके रखना है। कोई भी कैरेक्टर उठा लो लेकिन एक डाई हाइब्रिड क्रॉस अच्छे से लर्न करके रखना, ठीक है। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो इधर पे ये मैच द कॉलम आ सकता है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ऑल राइट। अब आता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर को देख के डर जाते हैं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, मैंने ये चैप्टर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छे से वीडियोस बना के ट्राई की है मैंने आपको एक्सप्लेनेशन देने की, तो इसको डरो मत। ये जो डिस्कवरी ऑफ डीएनए है इसको रीड करो, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को मेरा वीडियो देखो, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट अगर मेरा वीडियो देख लिया ना आपको सब समझ जाएगा, तो वीडियो देखो और रीड करो, एग्जाम में नहीं आएगा ये ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट, एवरी मैक्लॉयड एक्सपेरिमेंट, ये सब रीड करो, ये एग्जाम्स में नहीं आते हैं, ठीक है। रीड एंड वीडियो, रीड एंड वीडियो, ये सब क्या करो, आपको रीड करना है और वीडियो देखना है, इसको आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है। इस चैप्टर में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, डीएनए पैकेजिंग, ठीक है। हाँ देखो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है।
तो डीएनए पैकेजिंग जो है, डीएनए पैकेजिंग में से प्रोकैरियोट्स की डीएनए पैकेजिंग आपको पूछी जा सकती है। मतलब आपको क्या पूछेंगे पता है डीएनए पैकेजिंग में? एक ये डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने थियोरी नहीं पढ़ी, देखो मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ कि बायो में ना डायग्राम या फ्लो चार्ट की मदद से अगर आपको याद रहेगा ना, तो थियोरी अपने आप याद हो जाएगी। मतलब फ्लो चार्ट को याद करो तो थियोरी याद हो जाएगी, ठीक है। तो ये डायग्राम अच्छे से पढ़ लो। और ये जो न्यूक्लियोसोम वाला डायग्राम है यूकैरियोट्स में, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको तो 3 बार लिख लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम में पूछा जाता है। न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर आपको 1 मार्क के लिए ड्रॉ करने के लिए आएगा। और अगर न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने नहीं भी बोला है तो भी एटलीस्ट आपको थियोरी में बोलेंगे तो ये डायग्राम ड्रॉ करना कंपलसरी है, ठीक है। फीड्स ऑन स्ट्रिंग क्या होता है ये अच्छे से पढ़ के जाओ। सोलेनॉइड स्ट्रक्चर कब देखने को मिलता है ये अच्छे से मतलब रीड करके जाओ और वीडियो देखो। हेट्रोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन के बीच का आपको डिफरेंस बिटवीन आ सकता है, इसीलिए ये भी आपको क्या करना है, लर्न करके जाना है, ठीक है। ऑल राइट, फिर डीएनए रेप्लिकेशन आता है। डीएनए रेप्लिकेशन को लर्न करो, मतलब इस प्रोसेस को अच्छे से समझ के लो। मैंने वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि डीएनए कैसे रेप्लिकेट होता है। 45 मिनट्स की कुछ अप्रोक्सीमेटली वीडियो है या थोड़ा उससे कम आगे पीछे टाइमिंग है, पर मैंने डीएनए रेप्लिकेशन बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आप ये डीएनए रेप्लिकेशन के लिए मेरा वीडियो भी देख लोगे ना तो आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा। अच्छे से वीडियो देख लेना, एक बार थ्योरी रीड कर लेना, आपका ये आंसर एकदम परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन के लिए आपको मीसलसन एंड स्टाल का एक्सपेरिमेंट करना है तो करो, नहीं तो सिर्फ रीड करके गए तो भी चलेगा। उसके ऊपर ज्यादा फोकस मत दो। मीसलसन एंड स्टाल के एक्सपेरिमेंट पे ज्यादा फोकस मत दो। उस एक्सपेरिमेंट्स में सिर्फ ये 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। फिर बारी आती है ट्रांसक्रिप्शन की। अब यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है। यहाँ से क्या शुरू होता है, आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो जाता है। तो सेंट्रल डॉगमा आपको करके जाना है। सेंट्रल डॉगमा इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये आपको पाथवे याद करना है। फिर उसके बाद आपको ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, ट्रांसक्रिप्शन के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है, ये सब मैंने आपको वीडियो में एक्सप्लेन किया है। कोडिंग स्ट्रैंड क्या होती है, टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होती है, सेंस स्ट्रैंड क्या होती है, एंटी सेंस स्ट्रैंड क्या होती है, पूरा का पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर मैंने ना ये चैप्टर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अभी भी 3 टॉपिक्स बचे हैं। जेनेटिक कोड बचा है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन वाला पार्ट बचा है और जीन रेगुलेशन वाला पार्ट बचा है। वो भी मैं इसी मंथ में 15 फरवरी तक ट्राई करूंगी कंप्लीट करने का, क्योंकि मुझे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी स्टार्ट करना है। और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मार्च के पहले खत्म हो जाएगा, मतलब मार्च एंडिंग तक खत्म हो जाएगा, तो उसकी टेंशन मत लो आप। तो इस चैप्टर का आप मेरा वीडियोस देखते जाओ और थ्योरी रीड करते जाओ, आपको कुछ भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो पीछे वाले पार्ट में से जो मैंने बताया वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं वो बता रही हूँ। तो ट्रांसक्रिप्शन पूरा प्रोसेस आपको आना चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है ये आपको पता रहना चाहिए। ये सारी थ्योरी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ना ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी। इसके ऊपर भी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, तो ये बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी ज्यादा नहीं बताया गया है। ये डायग्राम अच्छे से करो, प्रोसेसिंग ऑफ mRNA, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ऑल राइट, फिर उसके बाद आपका आता है, हाँ, और इधर पे आपको बैक्टीरिया के अंदर कैसे आरएनए होते हैं और क्या प्रोसेसिंग होती है वो बताया गया है। दिस बॉक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो डू यू नो वाला ना, मैं यूजुअली सारे बॉक्सेस करने नहीं बोलती हूँ, लेकिन ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें आरएनए पॉलीमरेज के 3 टाइप्स बताए गए हैं, तो वो आपको मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, ठीक है। फिर जेनेटिक कोड की थ्योरी को रीड करके जाओ। इतना सब कुछ रीड करने का जरूरत नहीं है, ये सब इतना पंचायत रीड करने का जरूरत नहीं है। इसमें से आपको स्पेसिफिकली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, देखो जेनेटिक कोड का क्या रीड करना है पता है आपको, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको रीड करना है। जो इंट्रोडक्शन है उसमें टाइम मत वेस्ट करो, सिर्फ आपको कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है, यही रीड करना है और यही लर्न करके जाना है। इसमें से कोई भी 6 कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या बोला मैंने, इसमें से कोई भी 6 कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से रीड कर लो, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी तक अगर किसी भी वीडियो नहीं देखी है या किसी का ये चैप्टर बाकी है तो थोड़ा सा दिन और रुक जाओ, मैं खुद ये चैप्टर कंप्लीट करने वाली हूँ। तो मेरा जब ये वीडियोस देख लोगे इन टॉपिक्स का तो आपके सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे, एकदम फिनिश हो जाएंगे, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है जेनेटिक कोड के, ये सिर्फ रीड करो। म्यूटेशंस और जेनेटिक कोड क्या होता है ये रीड करो, ऑल राइट। हाँ, दिस डायग्राम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। टीआरएनए का ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। इसको हम क्लोवर लीफ मॉडल भी बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, क्लोवर लीफ मॉडल। टीआरएनए के 2 अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, एक हेयरपिन स्ट्रक्चर और एक क्लोवर लीफ मॉडल। तो ये डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम आपको करके जाना है, ये नहीं करना है सिर्फ ये। मतलब ये क्या है पता है, ये ऐसा
डीएनए का स्ट्रक्चर है और उसमें से एक पार्ट को सिर्फ जूम करके बताया कि टीआरएनए ऐसा दिखता है। ये पूरा का पूरा टीआरएनए का ही स्ट्रक्चर है, ये पूरा का पूरा किसका स्ट्रक्चर है, टीआरएनए का ही स्ट्रक्चर है। बस टीआरएनए का एक मिडल पार्ट जूम करके बताया कि ये एक्चुअली कैसा दिखता है। तो ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको टीआरएनए का स्ट्रक्चर पढ़ के जाना है। और ये जो ट्रांसलेशन का मैकेनिज्म है ना, इस मैकेनिज्म को अच्छे से रीड करो, इस मैकेनिज्म को क्या करो, बहुत अच्छे से रीड करो। आपको ये थियोरी नहीं आएगी, मैं बार बार बोल रही हूँ, इसका थियोरी नहीं आएगा एग्जाम में, ओके। जहां तक 99% में श्योर हूँ, अगर आया तो भी एक बार रीड करके चले जाना, लेकिन इसका थियोरी आपको पूरा रटने की जरूरत नहीं है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। इसके एनिमेटेड देखो, यूजुअली जो दूसरे यूट्यूबर्स होते हैं वो कभी नहीं बोलेंगे कि आप इसका वीडियो देखो उसका वीडियो देखो। मैं आपको बोल रही हूँ कि ट्रांसलेशन के एनिमेटेड वीडियोस देखो, बेस्ट एक्सप्लेनेशन, कभी कुछ डाउट आएगा ही नहीं। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के मैं आपको खुद अपने वीडियोस में डाल के दे देती, लेकिन कॉपीराइट इशू आ जाता है, मतलब लोग बोलते हैं आपने हमारा कॉपी किया। बच्चों को समझ में आना चाहिए, बाकी कहीं से भी तुम लो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे वो कॉपीराइट इशू नहीं चाहिए, मुझे किसी का मटेरियल कॉपी नहीं करना है। पर मैं खुद आपको बोल रही हूँ कि आप एनिमेटेड वीडियोस देखो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के, वो बेस्ट है, बेस्ट होता है, उसमें कुछ डाउट ही नहीं रहता है, ठीक है। और किसी का भी देखो, सबके एनिमेटेड वीडियोस अच्छे रहते हैं, तो आप एनिमेटेड वीडियोस देखो, आपको कुछ डाउट नहीं होगा। मुझ पे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो कि एनिमेटेड वीडियोस देखने के बाद आपको सब समझ में आ जाएगा। तो ट्रांसलेशन के एनिमेटेड वीडियोस देखो और ये डायग्राम अच्छे से पढ़ के जाओ कि कहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि ना आपके बोर्ड्स में ये लास्ट टू लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मतलब यहाँ पर क्या होता है, इस पर्टिकुलर साइट को क्या बोलते हैं, इस पर्टिकुलर साइट को क्या बोलते हैं, इस साइट को क्या बोलते हैं, या यहाँ पर ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है, कौन सी चेन बन रही है, या यहाँ पर ये क्या बन रहा है। तो ये डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम आपको अच्छे से समझ के जाना है। और एनिमेटेड वीडियोस को देख के आप करोगे ना, तो मैं खुद बोल रही हूँ आपको सब समझ में आएगा। मेरे वीडियोस से भी ज्यादा अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको एनिमेटेड वीडियोस में दिखाई देगा, ठीक है। तो एनिमेटेड वीडियोस देखो, फिर उसके बाद ये जो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन है, इसमें का लैक ओपेरॉन जो है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको कभी मत छोड़ना। हर साल लैक ओपेरॉन, कभी मार्च के पेपर में आएगा, कभी जुलाई के पेपर में आएगा, बट आता ही आता है। लैक ओपेरॉन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो इस चैप्टर में 3 से 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जेनेटिक कोड का कैरेक्टरिस्टिक्स और लैक ओपेरॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इतना पढ़ लोगे तो आपको ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। इस चैप्टर्स में से इतना कर लिया, और डायग्राम भी ज्यादा है नहीं, आपको इसमें से वो जो ट्रांसलेशन वाला डायग्राम है वो ड्रॉ करने नहीं बोलेंगे। टीआरएनए का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए बोल सकते हैं, या डीएनए रेप्लिकेशन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने बोल सकते हैं, या आपको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का स्ट्रक्चर याद रहना चाहिए, लेकिन बड़ा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं पूछेंगे, ठीक है। ये तो मैं ये भी आप इसका एनिमेटेड वीडियो देखोगे तो आपको ये भी समझ में आ ही जाएगा, लेकिन फिर भी मैं भी इसका अच्छा एक्सप्लेनेशन दूंगी, तो आपको ये जो अभी इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, ये सारा का सारा आपको ईजी लगने लगेगा, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। ये एक आरएनए मॉलिक्यूल है, उसके अलग अलग रीजन है, और अलग अलग रीजन का क्या फंक्शन है सिर्फ उतना बताया गया। तो इसका आप एनिमेटेड वीडियो देख लो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। टाइम कम है इसलिए मैं बोल रही हूँ कि दूसरे चैनल के वीडियोस देखो, लेकिन ऐसे वीडियोस देखो जो आपको समझ में आए। टाइम मत वेस्ट करो, एनिमेटेड वीडियोस देखो, नहीं तो मेरी वीडियोस के लिए रुको, पीछे का पोर्शन रिवाइज करते रहो, क्योंकि मैं ये चैप्टर इसी मंथ में कंप्लीट करके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करने वाली हूँ, ठीक है। ऑल राइट, और ये रोल ऑफ लैक्टोज का 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको भी पढ़ लेना, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जिनोमिक्स के ऊपर आपको शॉर्ट नोट आ सकता है, तो ये भी रीड कर लो, ये भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनोमिक्स क्या होता है, जीन्स की स्टडी में कौन सी फील्ड में क्या होता है, स्ट्रक्चरल जिनोमिक्स क्या होता है, फंक्शनल जिनोमिक्स क्या होता है, उसका एप्लीकेशन 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, जस्ट रीड इट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को भी एक बार रीड करके जाओ कि इसमें क्या हुआ था, कैसे जीनोम प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट किया, कैसे साइंटिस्ट ने जीन्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, इंपॉर्टेंट है। हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके स्टेप्स को आप रट्टा मत मारो, ये स्टेप्स को रट्टा मत मारो, आप ये पाथवे पढ़ो। ये जो पाथवे दिया गया है ना, ये पूरा का पूरा डायग्राम का पाथवे समझ लो, तो आपको ये स्टेप्स अपने आप समझ में आ जाएंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे होती है, ठीक है। मैं अपनी वीडियो में भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, जिनका पढ़ के हो गया है ऑलरेडी उनके लिए मैं बता रही हूँ कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बार बार रिवाइज करते रहो, और जिनका अभी तक पढ़ के नहीं हुआ है उनको जब मैं पढ़ाऊंगी तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का भी आपको टॉपिक अच्छे से करके लेना है। तो क्या क्या बोला हमने, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, टीआरएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए रेप्लिकेशन का स्ट्रक्चर, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का स्ट्रक्चर, ट्रांसलेशन में से वो जो पाथवे सिर्फ वो पाथवे याद रखो, और लैक ओपेरॉन याद रखो, तो ये चैप्टर हो जाएगा आपका, इतना इस इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक कोड के कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह भी कर लेना, ठीक है।
तो जितना जितना मैंने बोला है उतना उतना कर लो। देखो ये स्टार्टिंग के ही 4-5 चैप्टर्स ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और रेस्पिरेशन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बाकी सारे चैप्टर्स में तो सब कुछ डिलीट हो चुका है। तो ये जो चैप्टर्स है जिनमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, थर्ड चैप्टर में भी कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, फोर्थ चैप्टर में भी कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, इनमें से आपको सब पढ़ के जाना है। फिफ्थ चैप्टर में से तो सब कुछ डिलीट हो गया है, सिर्फ थोड़ा सा ही टॉपिक है, तो वो बहुत ईजी है। सिक्स चैप्टर भी बहुत ईजी है, सेवन चैप्टर भी बहुत ईजी है, एट चैप्टर थोड़ा सा डिटेल में है। तो 5, 6, 7 ये 3 चैप्टर्स में से कुछ भी नहीं करना रहेगा, तो उधर पे जो टाइम बच रहा है वो यहाँ पे टाइम यूज कर लो, ठीक है। मैंने अपना बेस्ट कोशिश किया है आपको बताने के लिए कि कौन सा टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सा सिर्फ रीड करके जाना है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी, हेल्पफुल रहेगी। ये मैंने अपने अजम्पशन से बताए हैं, मतलब मुझे जो इंपॉर्टेंट लगता है इतने साल के पेपर्स देखकर। फिर भी मैं आपको एक बार रेकमेंड करूंगी कि आप सारी चीज़ें एक बार देख लेना, एक बार देखने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है, क्योंकि कभी बोर्ड में क्या आ जाए कुछ भरोसा नहीं है। तो एक बार अगर देख के जाओगे या मेरी वीडियोस भी अगर देख के जाओगे तो एग्जाम में आप ब्लैंक नहीं रहोगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम आपके लिए आगे के वीडियोस लाते रहेंगे, बने रहिए ज्ञान लैब चैनल के साथ। बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो आने वाली है चैप्टर से रिलेटेड, तो मिलते हैं जल्दी। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, सी यू सून।